नमस्कार। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपने काफी सारी हॉरर कहानियाँ सुन रखी होंगी, लेकिन वह सभी कहानियाँ केवल कल्पनाओं पर आधारित होती है। और मैं जो कहानी आपको सुनाऊंगा वो रियल अनुभव के आधार पर सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि मैं गांव में रहने वाला इंसान हूँ और मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो मैंने गांव के बड़े बुजुर्गों से सुन रखी है। बड़े बुजुर्ग अपने साथ घटी हुई रियल कहानियों को सुनाते हैं और उन्हीं कहानियों को मैं आपके साथ कहानी के रूप में शेयर करता हूँ। साथियों, जो आज की कहानी में आपको सुनाने वाला हूँ वो मेरे गांव के एक काका जी के साथ घटी हुई रियल घटना है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने काका जी के बारे में एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। मेरे काका जी का नाम मोहन है और वो सिटी के अंदर काम करते हैं और सिटी हमारे गांव से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सिटी के अंदर उनकी एक दुकान है डेयरी प्रोडक्ट्स की, जिस पर वह दूध, दही, छाछ का कारोबार किया करते हैं। और एक दिन काम से रिलेटेड ही उनके साथ ऐसी घटना घटी थी जिसने उनके होश उड़ा दिए थे। और वही घटना उन्होंने लगभग आज से 6 महीने पहले मेरे साथ शेयर की है। तो उसी घटना को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूँ कि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर स्टोरी सुनने के लिए आए हैं और यकीन मानिए मैं आपको रियल कहानियाँ सुनाऊंगा, लेकिन आपको भी मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मुझे आप पर पूरा यकीन हो जाए कि आप मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आपको इस काम में केवल 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इससे मुझे बहुत हौसला मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आगे बढ़ते हुए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। और अब ये स्टोरी हम अपने काका जी की जुबानी में पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि ये तो आपको पता चल ही गया कि मेरा नाम मोहन है और मेरी डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकान है, जिसमें मैं दूध, दही, छाछ वगैरह का कारोबार करता हूँ। दोस्तों, दूध, दही और छाछ वगैरह ये मेरे पास एक बड़ी डेयरी फार्म से आती है और मैं उन्हें अपने दुकान में फ्रिज वगैरह में रखता हूँ और दिन भर फिर उनको कस्टमर्स को बेचता हूँ। अब ये तो आप जानते हैं कि जो दूध, दही और छाछ है उनकी 1-1 या 2-2 किलो की थैली आती है और यह बड़ी डेयरी फर्म में पैकिंग होती है और फिर छोटी छोटी डेयरी की जो दुकानें हैं वहां पर इनकी सप्लाई की जाती है। अब दोस्तों, जो सप्लाई करने वाला साधन होता है वो रोज हमारे पास करीब 8-10 बजे के बीच में आता है और 10 बजे तक मैं उन दूध की थैलियों को ट्रक से उतार कर अपनी दुकान में सेट करने के बाद दुकान को बंद करके फिर घर पे पहुंचता हूं। और चूंकि ये आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरी दुकान गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर सिटी में है, तो फिर जब मैं वापस घर पे आता हूं तो मेरे पास खुद की कोई बाइक या कोई दूसरा साधन नहीं होता है। तो मैं रोज 10 बजे दुकान बंद करके फिर घर पे पैदल ही पहुंचता हूं और जो 2-3 किलोमीटर का रास्ता है वो बिल्कुल सुनसान रास्ता है। हालांकि आज तो उस रास्ते पर रोड वगैरह निकल गई है, लेकिन जब मेरे साथ ये घटना घटी थी उस समय वह कच्चा रास्ता था और रास्ते के दोनों तरफ ऊंची ऊंची मिट्टी की दीवारें बनी रहती थी, जैसा कि अमूमन गांव में ऐसा ही देखने को मिलता है। और ये हमारा रोज का रूटीन रहता है। लगभग 10 या 11 बजे ही मैं रोज घर पे पहुंच पाता था और तभी जाकर खाना वगैरह खाता था और फिर सुबह उठकर के 6 बजे से दोबारा वही रूटीन फॉलो करता हूँ। साथियों, वो कहते हैं ना कि जब इंसान की किस्मत खराब होती है तो उस दिन वो जितनी चाहे कोशिश कर ले, अपने साथ होने वाली घटना को नहीं टाल सकता। तो कुछ ऐसी ही घटना उस रोज मेरे साथ घटित होने वाली थी। दरअसल वाकया कुछ यूं हुआ कि शाम को उस डेयरी की गाड़ी वाले का फोन आया और उसने कहा कि भैया आज शाम को मैं 8-9 बजे तक आपके पास नहीं पहुंच पाऊंगा।
क्योंकि आज मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको सही करवाने के बाद ही मैं आपकी दुकान में दूध की थैली पहुंचा पाऊंगा। तो आप 10-11 बजे तक मेरा वेट मत कीजिए। जैसे ही मैं आपकी सिटी में पहुंच जाऊंगा तो आपकी दुकान पर पहुंचने के बाद मैं आपको कॉल कर दूंगा, और तब आप घर से उन दूध की थैलियों को उतारने के लिए आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब आप आ जाओ तो मुझे फोन कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैंने शाम को जल्दी जल्दी अपनी दुकान का पूरा काम निपटाया ताकि आज जल्दी घर पर पहुंच सकूं। रात को करीब 9 बजे तक मैंने अपने दुकान का पूरा काम निपटा दिया और दुकान को बंद करके घर के लिए निकल गया। अब शाम को 9 बजे सुनसान रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उस समय बाकी के जो गांव के लोग हैं वो भी सिटी से काम करके अपने घर की ओर रवाना हो रहे होते हैं, तो रास्ता पूरा भरा भरा होता। रात को करीब 9:30 बजे तक मैं अपने घर पर पहुंच गया, खाना वगैरह खाया और अपनी पत्नी को कहा कि मुझे आज रात को दूध उतारने के लिए वापस दुकान जाना पड़ेगा, क्योंकि आज शाम को गाड़ी नहीं आई है। तो मेरी पत्नी ने कहा ठीक है, आप फोन को पास ही रख लो, अगर आप नींद से नहीं उठते हैं तो फोन की घंटी से शायद मैं उठ जाऊं और आपको उठा दूंगी। और उसके बाद हम दोनों सो गए। रात को मैं गहरी नींद में था और अचानक से फोन की घंटी बजती है। मैं हड़बड़ा कर उठता हूँ, लेकिन अचानक याद आता है कि भाई गाड़ी वाले का फोन होगा, वो दुकान पर पहुंच गया होगा। और जैसे ही मैंने फोन उठाया तो वो गाड़ी वाला ही था। उसने कहा कि भैया हम आपकी दुकान पर 10 मिनट में पहुंचने वाला हूँ, आप अपने घर से निकल जाओ, आप भी 15 मिनट में पहुंच जाओगे। मैंने कहा ठीक है, तुम दुकान पर पहुंचो, मैं भी पहुंचने वाला हूं। मैंने दीवार पर सामने टंगी घड़ी में टाइम देखा तो करीब रात के 1 बज रहे थे। मैंने अपनी पत्नी को उठाया और कहा कि गाड़ी वाले का फोन आ गया है और मैं दूध उतारने के लिए जा रहा हूं। तो वो मेरे लिए पानी ले आई। मैंने पानी से अपना हाथ मुंह धोया, और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे पास कोई साधन तो था नहीं, तो मैं पैदल ही उस 2-3 किलोमीटर के रास्ते को पार करने के लिए घर से निकल पड़ा। हालांकि इससे पहले भी मैं रात को 12 बजे तक अपनी दुकान से उस सुनसान रास्ते से होकर गुजरा हूँ, लेकिन कभी भी मुझे डर महसूस नहीं हुआ और न ही दिमाग में डर को लेकर कोई सिचुएशन थी। दोस्त, मैं अपने घर से करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर के आ चुका था और अब बाकी का लगभग 1-1.25 किलोमीटर का रास्ता और बाकी था, और रात को मेरी घड़ी में टाइम हो रहा था लगभग 1:15। इस रास्ते में मेरी दुकान से लगभग आधा किलोमीटर पहले एक पीपल का बड़ा सा पेड़ आता है, और उस पीपल के पेड़ से जस्ट पहले 2-4 हवेली भी आती है। लेकिन क्योंकि रात का वक्त था तो सबकी हवेलियां बंद थी और सब अपने घरों में सो रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि वो समय था फरवरी का महीना, यानी सर्दियों का समय था। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सर्दियों के अंदर कोई आदमी बाहर घूम रहा होगा। अब जो 3-4 हवेली थी वो बिल्कुल उस रास्ते में ही पती थी, और उन हवेलियों के सामने और उस रास्ते के बीच में एक बड़ा सा कीकर का पेड़ भी था, जिसकी डालियां सूखी हुई थी और हरियाली बहुत कम बची हुई थी। साथियों, में उस कीकर के पेड़ से 100 मीटर पहले था तो मुझे जोर जोर से कुछ काटने की आवाजें आने लगी, जैसे तो कोई उस कीकर के पेड़ पर बैठा हो और कुल्हाड़ी से उसकी डालियों को काट रहा हो। मैंने सोचा कि यार, इतनी रात को कौन इसकी डालियां काट रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा कोई डर था ही नहीं कि कोई दूसरा बवाल यहाँ पर हो सकता है। अब चूंकि उन हवेली के लोग मेरे को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन रात के समय वो मकान बंद थे, तो मैंने सोचा कि कल सुबह उनको पूछ लेंगे कि भाई, रात को तुम जोर जोर से उस सूखे पेड़ की डालियों को क्यों काट रहे थे। मैं अपनी आंखों के सामने ये भी देखता हूँ कि वो सूखी डालियां कट कट कर के नीचे गिरती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जैसे ही मैं उस कीकर के पेड़ के और पास में पहुंचता हूँ,
तो अचानक मुझे मेरे पीछे से कुछ सनसनाहट की आवाजें आने लगी, जैसे कोई पैरों में पायल बोल रही हो। अब ऐसी चीजों का अनुभव तो मुझे पहले से नहीं था, लेकिन मैंने ऐसी कई बातें अपने गांव के लोगों से सुन रखी थी, तो मैं समझ गया कि आज जरूर कुछ न कुछ बवाल मेरे पीछे लग चुका है। और मुझे कई बड़े बुजुर्गों ने ये बताया भी था कि जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। चाहे पीछे से कैसी ही आवाजें आई, आपको केवल आगे मुंह करके ही चलना चाहिए। तो जैसे ही मुझे वो पीछे से पायल की आवाजें आने लगी, तो मैं चुपचाप सामने की तरफ देखता रहा और तेजी से अपने पैरों को आगे बढ़ाता हुआ दुकान की ओर चलने लगा। लेकिन जैसे मैं अपने पैरों को आगे बढ़ाता जा रहा था, वह पायल की आवाज भी उतनी ही तेज होती जा रही थी, और अब वह पायल की आवाजें धीरे धीरे एक लड़की की आवाज में बदल रही थी, और वो लड़की पीछे से धीरे धीरे बोल रही थी, रुक जा, रुक जा, रुक जा। लेकिन मैं उन सभी बातों को अनसुना करते हुए केवल सामने की ओर ध्यान लगाते हुए अपनी पूरी तेज गति के साथ आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, उस समय मेरी ऐसी हालत हो गई थी जिसे मैं आपके सामने शब्दों में बयां भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे पूरे शरीर की एनर्जी न जाने अचानक से कहां गायब हो गई थी। मेरे शरीर की धड़कनें, मुझे पता भी नहीं है कि 1 मिनट में कितनी बार धड़क रही थी। मेरा पूरा शरीर, मेरा पूरा लिबास पसीने में भीग चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे तो मैं तालाब में डुबकी लगाकर बाहर निकला हूँ, और मैं अपने पैरों को अपनी पूरी शक्ति के साथ उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन न जाने कौन सी ताकत मेरे पैरों को आगे बढ़ने से रोक रही थी। और जैसे ही मैं अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, पीछे से उस लड़की की आवाज उतनी ही तेज होती जा रही थी। वो लड़की की आवाज जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी कि आज तो मेरे हाथ से निकल गया, कि आज तो मेरे हाथ से निकल गया, और यह आवाज तेज होती जा रही थी। उस समय मेरे दिमाग में कोई सोच विचार नहीं आ रहे थे। एक तरह से मैं बर्फ में जम चुका था और मेरे पैर अपने आप ही आगे बढ़े जा रहे थे। मेरे पैर चल तो रहे थे, लेकिन मेरी शरीर को ये लग रहा था कि बस सब कुछ थम सा गया है, सब कुछ रुक सा गया है। वो कुछ पल की दूरी मेरे लिए कई घंटों की दूरी बन चुकी थी। केवल 100 मीटर का वो रास्ता मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि मैं सुबह से शाम तक ये फासला ही तय कर रहा हूँ, और अब तक मुझसे ये दूरी तय नहीं हो रही है। दोस्तों, क्योंकि मुझे अपने बड़े बुजुर्गों की बातें याद थी, तो मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा, और उस 100-200 मीटर की दूरी को तय करने के बाद अचानक से वह सभी आवाजें बंद हो जाती है। उसके बाद केवल एक आखिरी आवाज आती है, और ये जोर से चीखने की आवाज आती है, जैसे तो वो पूरे गांव को सुन जाए, और उस आवाज में उस लड़की की एक दर्दनाक चीख छुपी हुई होती है। मेरे कानों में उस लड़की की जोर से आवाज गूंजती है कि आज तो मेरे हाथों से एक और निकल गया है। साथियों, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं पीछे मुड़कर देख लेता तो शायद मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होता। मैं मर जाता या बेहोश हो जाता, या शायद मुझे वो हमेशा हमेशा के लिए गायब करती थी। इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन उसकी जो चीख थी, जिसमें उसने कहा था कि आज तो मेरे हाथ से निकल गया, यानी वो मुझे अपने कब्जे में नहीं कर पाए। शायद कुछ तो कारण रहा होगा, तभी वो इतनी जोर से चीखी थी। और आगे लगभग 500 मीटर का रास्ता तय करने के बाद मैं सिटी में दाखिल हो जाता हूँ और अपनी दुकान पर पहुँच जाता हूँ। अब वहाँ पर वो दूध वाला पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा होता है। उसने मेरे पूरे शरीर को भीगे हुए देखा तो वह हैरान रह गया। उसने कहा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने कहा कि भाई पूछो मत, जैसे तैसे मैं यहाँ पर जिंदा पहुँच गया हूँ, वही मेरे लिए बड़ी बात है। तो उस समय मैंने ज्यादा बातें उसको नहीं बताई, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति में था भी नहीं, और मैंने उससे कहा कि मैं केवल यहाँ पर बैठा रहूंगा, तुम्हें जो दूध उतार के जाना है, जितनी केन तुम उतार के जाओगे, तुम उतार के चले जाओ।
अब गाड़ी वाला जानकार था, वो हमेशा हमें दूध देने के लिए आता था। तो उसने मेरी मदद की, मुझे बैठाया और खुद ही दूध को उतारा और मेरी दुकान में एक छोटा सा स्टोव था और चाय बनाने का सामान था, तो उसने खुद ही चाय बनाई और खुद भी पी और मुझको भी पिलाए। उसने कहा कि घर पर जाना है कि नहीं जाना, तो मैंने कहा कि अब तो दोबारा मेरे में घर में जाने की हिम्मत नहीं है, मैं अपनी दुकान में ही सो जाता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। मैं दुकान के अंदर घुसा, थोड़ी सी जगह बनाए और वहां पर ही एक चादर वगैरह बिछा के लेट गया और दुकान के शटर को डाउन कर दिया। लेकिन मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। मेरे दिमाग में तो बार बार केवल वही आवाजें घूम रही थी कि आज तो मेरे हाथ से निकल गया। और वो जो कीकर के पेड़ से डालियां कट रही थी, वो दिमाग में घूम रही थी कि आधी रात को डालियां कैसे कट रही थी। उस समय उस पेड़ के ऊपर कोई बैठा भी नहीं था, तो फिर कुल्हाड़ी की आवाजें कैसे आ रही थी। ऐसे ही सुबह 5 बजे तक मेरे दिमाग में ये बातें घूमती रही और बार बार मुझे अपनी ही दुकान में पहली बार डर महसूस हो रहा था। और सुबह 5 बजे के बाद शायद 1 घंटा भर मुझे थोड़ी बहुत नींद आई। सुबह अचानक मेरे फोन की घंटी बजती है, तो मैं नींद से उठता हूँ। देखा तो वो मेरी पत्नी का फोन था, क्योंकि रात को मैंने अपनी पत्नी को बिना फोन किए ही दुकान में रुकने का फैसला कर लिया था। और फिर रात को उसको भी नींद आ गई होगी और सुबह जब वह उठी तो उसने देखा होगा कि कमरे में मैं नहीं हूँ। तो उसने मुझे फोन किया, तो मैंने उसे फोन पर तो कुछ नहीं बताया और कहा कि रात को दूध की थैलियां उतारने में लेट हो गया था, तो मैं वहीं पर सो गया। तो उसने कहा ठीक है, आप घर पे आ जाओ, आपके लिए चाय बनाकर तैयार रखती हूँ। मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो सुबह के 6 बजे हुए थे। मैं दुकान से बाहर निकला और वापस दुकान के शटर को बंद किया और घर जाने के लिए रवाना हुआ। वैसे मैं रोज सुबह 6 बजे आकर अपनी दुकान को खोलता हूँ, लेकिन आज मैं सुबह दुकान को बंद करके अपने घर की ओर जा रहा था। दोस्तों, दुकान से निकलने के बाद मेरे दिमाग में रात वाली घटनाएं ही घूम रही थी और मैं चुपचाप सुन्न होता हुआ सड़क पर चला जा रहा था और सोच रहा था कि उस जगह पर पहुंचने के बाद देखूंगा कि वो जो रात को पेड़ कट रहा था, क्या वाकई में वहां पर नीचे डालियां पड़ी हुई है। आखिरकार 500 मीटर चलने के बाद मैं सेम उसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर रात को मेरे साथ वो घटना घटी थी। ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।